शकील मुझे रोज़ कहता कि एक दफ़ा मेरे दोस्तों को खुश कर दो, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं शकील के चारों दोस्तों को एक साथ खुश कर सकूं। लेकिन एक रात उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती की। उस दिन मैं अपने देवर शकील के दोस्तों को खुश कर कर के थक गई थी और थकन से चूर होकर मैं बिस्तर पर आकर लेट गई तो देखा कि सुबह की सुर्खी फैलती जा रही है। मैंने पर्दे गिरा दिए और आंखें बंद करके नींद की आगोश में चली गई। कई बार सोचा कि अपने देवर शकील से कहूँ कि मुझसे अब उसकी और उसके दोस्तों की खिदमत नहीं होती है। सारी रात मैं शकील और उसके दोस्तों को खुश करने में गुजार देती थी और फिर दिन चढ़े तक सोती रहती थी और मेरे घर का सारा काम अधूरा पड़ा रहता था। किचन में जाओ तो बर्तनों का पहाड़ मुझे रुलाने का मुंतज़िर होता था। खाना अलग बनाना पड़ता था। मैंने कई बार अपने देवर शकील से कहा कि मैं थक जाती हूँ सारी रात तुम्हारे दोस्तों का साथ देकर, कम से कम दिन का खाना तो होटल से लेकर आया करो। लेकिन वो तो मेरी सुनता ही नहीं था। शायद उसे मज़ा आता था मुझसे मशक्क़त करवाने में, और मैं तो थी ही उसकी नौकर। मैं शेखुपुरा से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी शादी जल्द ही हो गई थी। वालदैन सोचते थे कि कहीं हमारी लड़की गलत किस्म के चक्करों में ना पड़ जाए, लेकिन अब मेरा मियाँ आसिफ तो सालों से सऊदी अरब में जाकर मुझे भूल ही गया था और इधर मैं अकेली थी, क्योंकि मेरे आगे पीछे तो था कोई ना। ससुराल में मेरा मुंह बोला भाई शकूर होता था, जिसने मुझे रुखसती के वक्त ही कहा था कि वापस मत आना। और जब मैं मियाँ के मुल्क से बाहर जाने के बाद शकूर के पास रहने के लिए गई तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे लिए उनके घर में कोई जगह नहीं है। उनकी अपनी जवान बेटियां हैं, उनका खुद का खर्चा ज़्यादा है। अगर मेरा मियाँ बाहर से मेरे लिए पैसे भेजता तो शायद शकूर इस लालच में मुझे अपने साथ रख लेता, लेकिन मेरा मियाँ मुझे भूल गया था। मुझे शक था कि शायद उसने वहाँ शादी कर ली होगी। हालांकि वो पैसे कमाने की गर्ज से गया था, लेकिन ऐसा गया कि उसने आज तक वापस लौटने का नाम तक नहीं लिया था। पूरे साल में 2 बार फ़ोन करके खैरियत पूछ लिया करता था और थोड़े बहुत पैसे शकील के अकाउंट में भेज देता था, और मैं पैसों के लिए शकील की मोहताज बनी रहती थी। घर में मैं, मेरा छोटा बेटा जो 3 साल का था और मेरा देवर शकील ही थे। पड़ोस और सोसाइटी वालों ने मेरा जीना हराम कर रखा था। उनका यही इतराज़ था कि मैं जवान जहान और बहुत ही खूबसूरत लड़की हूँ तो अपने जवान देवर के साथ अकेले घर में कैसे रह सकती हूँ, क्योंकि अगर लड़की जवान हो तो किसी का दिल भी किसी भी वक्त ख़राब हो सकता है और इससे सोसाइटी के माहौल पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ऐसी बातों से सोसाइटी वालों ने कहा कि या तो अपने पेके चली जाओ या फिर ये सोसाइटी ही छोड़ दूँ। जब पेके के दरवाजे मुझ पर बंद हो गए तो मैंने और शकील ने मजबूर होकर वो सोसाइटी छोड़ दी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल से मेरे मियाँ का ख्याल निकलता चला गया और कैसर का ख्याल मेरे दिल में घर कर गया था। मुख्तसर ये कि मैं शकील की मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी। मेरी पूरी कोशिश थी कि मेरे मियाँ वापस ना आएं और मुझे वहीं से तलाकनामा भिजवा दें और मैं सुकून से शकील के साथ निकाह कर लूँ और आराम से इसके साथ इसके घर में ही रहूँ, क्योंकि मैं एक औरत थी और औरत एक गाय की मानत होती है जिसको सहारे की हमेशा तलाश रहती है। मिल जाए तो ठीक, नहीं तो वो किसी के कंधे पर भी सहारा लेने को तैयार हो जाती है। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था। पुरानी सोसाइटी में जो घर था वो मेरे मियाँ का अपना था। हमने उसको रेंट पर चढ़ाकर दूर कहीं किराए पर दूसरा घर ले लिया था। मुझे नहीं मालूम कि मेरा मियाँ शकील के बैंक में कितने पैसे भेजता है। कभी मुझे लगता कि वो ज़्यादा पैसे भेजता है और शकील मुझे बहुत कम पैसे देता है। कभी लगता था कि मेरा मियाँ वाकई में कम रकम भेजता है, जो साल में 2 बार फ़ोन करके सिर्फ अपने बेटे की खैरियत पूछता हो। इससे फिर उम्मीद भी कितनी ही की जा सकती थी। अपने मियाँ की तरफ से मुकम्मल मायूस होने के बाद मैंने शकील से शादी का फ़ैसला कर लिया था। मेरा दिल कर रहा था कि इस बार अगर मेरे मियाँ की कॉल आए तो मैं उसे साफ साफ डिवोर्स का मुतालबा करूँगी, लेकिन उससे पहले मुझे शकील से बात करना थी। दरअसल मैं शकील को दिल से चाहने लगी थी, क्योंकि वो हर वक्त मेरे पास होता था। मेरा उसके साथ बहुत कुछ करने को दिल करता था। मैं चाहती थी कि वो मुझे काले घोड़े की सवारी करवाए, जो करीबन हर औरत एक मर्द से चाहती है। जब मैंने शकील से बात की तो वो सोच में पड़ गया। फिर उसने कहा कि बात तो भाभी तेरी ठीक है, वैसे भी तू घर संभाल रही है, तेरा बेटा भी मुझे बाप की तरह ही समझता है, लेकिन मैं तुझसे शादी सिर्फ एक शर्त पे करूँगा कि तू मेरे साथ साथ मेरे दोस्तों को भी मुकम्मल तरीके से राज़ी किया करोगी। पहले तो मुझे समझ ना आई कि अब इन लोगों को कैसे खुश कर सकती हूँ,
क्योंकि मैं तो अकेली हूँ और इसके दोस्त तो 4-5 हैं, तो शायद मेरे लिए बर्दाश्त करना मुश्किल ही ना हो जाए। खैर, मैंने सोचा फ़िलहाल शादी हो जाए, बाकी तो बाद में देखा जाएगा। मैं शकील की बात सुनकर बहुत खुश हुई और वो भी मुझसे शादी करने के लिए राज़ी था। लेकिन इसकी अजीबो-गरीब शर्त मेरी समझ में नहीं आई थी। लेकिन जो भी था, शकील मुझे सहारा देने को तैयार तो हो गया था, इसीलिए मैं इसकी हर शर्त मानने को तैयार थी। अब मैं शकील के हाथों की कठपुतली बनकर रह गई थी। उसके पुराने टाउन के दोस्त थे जो इस टाउन में भी आने जाने लगे थे। ये इसके पक्के और नस्ली दोस्त थे। मैं इसके सारे दोस्तों को अच्छी तरह जानती थी, क्योंकि वो पिछली सोसाइटी में भी हमारे घर आते रहते थे और शकील के साथ मिलकर लूडो खेलते थे। वो लोग वहाँ भी सारी सारी रात लूडो खेलते थे और यहाँ भी आ गए थे, तो इधर भी वही काम पकड़ रखा था। अब मेरा काम यही था कि मैं शकील और इसके दोस्तों को खुश रखूं। मुझे ऐसा हर हाल में करना था, क्योंकि शकील ने शादी के लिए यही शर्त रखी थी। अब उसके दोस्तों ने रोज़ का मामूल बना दिया था कि वो रात 9 बजे लूडो खेलने आते थे, जब सारा टाउन सो जाता था। फिर वो सारी रात इसी घर में लूडो खेलते, चाय पीते, खाना भी मैं ही उनके लिए बनाती थी। शकील की फरमाइश थी कि जब उसके दोस्त आएँ तो मैं उनके सामने बैठ जाऊँ। मजबूरन मुझे उसके दोस्तों के सामने बैठना पड़ जाता था। वो लूडो खेलते थे और मैं उन्हें देखती रहती थी। मैं रात भर उन्हें खुश करने में लगी रहती थी ताकि शकील मुझसे खुश हो जाए। उन्हें हर 1 घंटे बाद चाय चाहिए होती थी। मैं उनके लिए चाय बनाती थी। फिर उन्हें भूख लगती थी तो कभी अंडा फ्राई करके दिया, तो कभी कुछ और बना के दिया। ऐसा महसूस होता था कि ये लोग सारा दिन कुछ खाते पीते नहीं और यहाँ आकर दिन और रात दोनों का खाना मिलकर एक साथ खाते थे। कभी आधी रात को बिरयानी की फरमाइश कर देते और मैं किचन में गर्मी में मर मर के उनके लिए बिरयानी बनाती थी। कभी उनको पाए चाहिए होते थे तो कभी कौरमा। हर रात उनकी एक नई फरमाइश होती थी और मैं इनकी फरमाइशी पूरी कर कर के आदी हो गई थी। लेकिन पैसे खर्च करने में उसके यार भी दरेग न करते थे। खाना बनाना तो एक अलग काम था जिससे मैं थक जाती थी। मुझे कोई मसला नहीं होता था, लेकिन मुझे उनकी नज़रों से खौफ आने लगा था। वो लोग मुसलसल मेरे चेहरे का जायज़ा लेते रहते। जब मैं किचन में खाना बना रही होती तो उसका कोई दोस्त बहाने से किचन में आ जाता था किसी काम के लिए, और फिर वो थोड़ी देर खड़े रहकर मुझसे बेतकल्लफ होने की कोशिश करता। मैं बगैर दुपट्टे के गर्मी में किचन में काम कर रही होती थी। इस तरह से वो लोग आते थे तो मैं घबरा जाती थी और फ़ौरन से दुपट्टा ओढ़ लेती थी। कुछ ही अरसे में मुझे एहसास हो गया था कि शकील के दोस्त अच्छे किरदार के नहीं हैं। वो मुझे अजीब सी नज़रों से देखते हैं। वो अपनी औकात से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती थी कि आखिर शकील ने इन सबको इतना सर पर क्यों चढ़ा रखा है। क्या शकील को नज़र नहीं आ रहा था कि उनकी हरकतें दिन ब दिन अजीब होती जा रही हैं, और इनकी खिदमत करने के लिए शकील बहुत सारा राशन, गोश्त वगैरह ले आता था। इस महंगाई के दौर में मैं सोचती थी इतना पैसा शकील के पास कहाँ से आता है। अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया था कि मेरा मियाँ बहुत ज़्यादा पैसे शकील को भेजता है, और वो मुझे कहता है कि मेरे मियाँ ने तो बिल्कुल कम रकम भेजी है। ऐसा कैसे हो सकता था कि वो अपने बेटे से गाफिल रहे और उसका खर्चा पूरा ना भेजे। अब तो मुझे बहुत सारी बातों की समझ आ गई थी, लेकिन मेरे मियाँ से शकील के फ़ोन पर ही रब्ता होता था, और इसमें भी मेरे मियाँ का मिजाज अजीब महसूस होता था, जैसे कि वो मुझसे नाराज़ हो। मुझे अपना कसूर समझ में नहीं आता था कि मेरा मियाँ आखिर क्यों मुझसे नाराज़ है। बस कहता था बेटे से बात करवाओ, और बेटे से बात करने के बाद कॉल बंद कर देता था। इसके इसी रवैये ने मुझे शकील की तरफ मतवज्जे किया था, वरना मैं बेवफा औरत नहीं थी, लेकिन मुझे भी मोहब्बत और तवज्जो चाहिए थी। शकील ने मेरा बहुत ख्याल रखा था, जिसकी वजह से मेरे दिल में इसके लिए मोहब्बत पैदा हो गई थी। एक रात शकील ने कहा कि उसे घर से बाहर किसी ज़रूरी काम से जाना है, तो मैं लूडो खेलने में इनके दोस्तों की मदद करूं और इनके साथ बैठकर लूडो की बाजी खेलूं। शकील की बात सुनकर तो मैं घबरा गई। मैं साफ अल्फाज में उससे नहीं बता पा रही थी कि उसके दोस्त शरीफ लोग नहीं हैं, लेकिन उसकी हर बात मानना मेरी मजबूरी थी। इसलिए शकील घर से बाहर चला गया और मैं इन चारों के साथ बैठकर लूडो खेलने लगी। वो सब लूडो खेलते जा रहे थे और मेरी तरफ अजीब व गरीब नज़रों से देख रहे थे। मुझे शकील पर गुस्सा आने लगा था कि वो किस किस्म का बेगैरत शख्स था जो मुझे अपने 4 दोस्तों के बीच में अकेले घर में बिठाकर बाहर निकल गया था आधी रात को। सच कहते हैं मोहब्बत अंधी होती है, और मैं भी शकील की मोहब्बत में अंधी हो गई थी। मुझे इसका और इसके दोस्तों का किरदार नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जो आज हो रहा था
वो मेरी बर्दाश्त से बाहर था। मोहब्बत में मजबूर होकर मैं शकील के इशारों पर चलने लगी थी, लेकिन आज मेरा ज़मीर भी मुझे मलामत कर रहा था कि आखिर मेरी ऐसी क्या मजबूरी थी कि मैं 4 नामहरम लड़कों के बीच में बैठकर उनके साथ ऐसा खेल खेल रही हूँ और वो मुझे बेशर्म नज़रों से देख रहे हैं। आखिर क्या रिश्ता था मेरा इन चारों से कि मैं इनकी खिदमत करने पर तैनात थी। ज़िंदगी में पहली बार मैं इस तरह से सोच रही थी। शायद मेरे अंदर अच्छी लड़की मौजूद थी जो मुझे ये बावर कराने की कोशिश कर रही थी कि जहाँ मैं बैठी हुई हूँ ये मेरी जगह नहीं है। मुझे बहुत बुरा महसूस हो रहा था। अचानक ही मैं वहाँ से उठी और जाने लगी तो उनमें से एक लड़के जिसका नाम कासिम था उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हुए मुझे वहाँ रोकना चाहा। तो एक और लड़का जो ज़ाहद था और बाकी दोनों के मुकाबले में थोड़ा शरीफ सा महसूस होता था, वो उठा और उसने उस लड़के को मारना शुरू कर दिया और इनके माबैन लड़ाई और हाथापाई शुरू हो गई। ये सारा मंजर देखकर तो मेरी रूह निकलने लगी थी। ये सब क्या हो रहा था? वो लोग आपस में बहुत बुरे तरीके से झगड़ रहे थे। उनमें से जो एक ज़ाहद लड़का था जो मेरी हिमायत में इन तीनों से लड़ रहा था, वो बहुत गुस्से में था। अचानक ही एक तीसरे ने पिस्तौल निकाल कर उस अच्छे लड़के ज़ाहद को गोली मार दी और फिर ज़ाहद वहीं गिर गया और बाकी सारे लड़के भाग गए। ये मंज़र देखकर तो मैं परेशान हो गई। गोली की आवाज़ पूरे मोहल्ले में गूंजी थी। बाकी तीनों भाग गए थे। वो लड़का ज़ाहद जिसे गोली लगी थी, जो मेरी हिमायत कर रहा था, उसने अपनी आखिरी सांसों में मुझसे कहा कि शकील तुम्हारे साथ धोखा कर रहा है। वो रोज़ाना यहाँ पर लूडो खेलने वाली वीडियो बनाकर तुम्हारे मियाँ को भेजता है और उससे बताता है कि तुम एक बहुत ही आवारा किस्म की औरत हो। तुम्हें यकीन नहीं आएगा, लेकिन यही सच है कि शकील ने तुम्हें तुम्हारे मियाँ की नज़रों में बहुत गंदा कर दिया है, जिसकी वजह से तुम्हारा मियाँ तुमसे बदज़न हो गया है। इसलिए तुम्हारा मियाँ बेटे का खर्चा तो भेजता है, लेकिन तुमसे बात नहीं करता है क्योंकि वो तुमसे नफ़रत करता है और वो शकील की बातों में आ गया है। मैं भी तुम्हें गलत किस्म की लड़की समझता था, इसलिए बार बार किचन में आता था, तुमसे बेतकल्लफ़ होने की कोशिश करता था, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो गया था कि तुम एक शरीफ लड़की हो। मुझे देखकर ही फ़ौरन से दुपट्टा ओढ़ लेती थी। फिर मुझे बहुत दुख हुआ और मुझे एहसास हो गया कि शकील तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रहा है। यकीन करो, शकील ने हमारी नज़रों में भी तुम्हें बहुत बुरा बना दिया था और तुम्हारा मियाँ तो बहुत ज़्यादा पैसे भेजता है अपने बेटे के लिए, लेकिन शकील सारे पैसे ताश में हार जाता था। इसीलिए उसने इन्हीं लड़कों से कर्ज़ लिया था और वो कर्ज़ चुकाने के लिए वो लड़के चाहते थे कि तुम उनके साथ बैठकर उन्हें खुश करो। वो सब लड़के तुम्हारे हुस्न पर गिरफ्ता हो गए थे। यकीन मानो तो मुझे भी तुम्हारा हुस्न बहुत अच्छा लगा, तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन जब मुझे एहसास हो गया कि तुम एक शरीफ लड़की हो तो मुझे बहुत दुख हुआ कि शकील तुम्हारे साथ बहुत गलत कर रहा है। यकीन मानो वो कभी भी तुमसे शादी नहीं करेगा, वो सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है क्योंकि उसे पता है कि अगर वो तुम्हें छोड़ देगा तो तुम्हारा मियाँ अपने बेटे का खर्चा भेजना बंद कर देगा और इसी खर्चे पर तो शकील का सर्कट चल रहा है। तुम्हारा मियाँ लाखों की रकम भेजता है हर महीने शकील को, जिससे वो चंद हज़ार रुपए तुम्हें देता है और कहता है कि तुम्हारे मियाँ ने इतने ही भेजे हैं, हालांकि ये सब झूठ है। अब प्लीज़ शकील का यकीन मत करना, अभी भी वक्त है। अपने मियाँ से बात करके उसकी गलतफहमी दूर करो और उसके पास चली जाओ या उससे यहाँ अपने पास बुला लो, लेकिन इस शकील की बात पर इत्मीनान मत करना। वो लड़का ज़ाहद अपनी आखिरी सांसों में ये बातें कहकर दम तोड़ गया था और मुझे उसके हरफ हरफ पर यकीन था, क्योंकि आखिरी सांसों में कोई भी शख्स गुनाह नहीं करता है। इस लड़के ज़ाहद को यकीन हो गया था कि वो मरने वाला है, इसलिए उसने सारी सच्चाई मुझे बता दी ताकि वो इस दुनिया से जाते जाते मेरा भला कर जाए और खुदा उससे राज़ी हो जाए। थोड़ी देर में पुलिस आ गई थी। इस लड़के ज़ाहद ने पुलिस को मरने से पहले बताया कि इसे दूसरे लड़कों ने गोली मारी है, वरना पुलिस तो यही समझ रही थी कि मैंने इस लड़के को गोली मारी है। शुक्र है कि पुलिस के आने तक वो लड़का ज़िंदा था और उसने अपना बयान दे दिया, वरना मैं तो आज जेल में होती उसके कत्ल के जुर्म में। पुलिस ने इन तीनों लड़कों का पीछा किया और इनको पकड़ लिया और वो लड़का जो मर गया था उसके घर वाले उसकी लाश ले गए। मुझे उस लड़के के मरने का बहुत अफसोस था। उसके बाद मैंने मियाँ को फ़ोन करके उसकी सारी गलतफहमी दूर की और रो रो कर उससे माफ़ी मांगी, तो वो मुझसे बहुत नाराज़ था। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।